बेटा मैं आपका लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ, ठीक है? आपको Yes, ये sir. वाला लेक्चर आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा बाद में, ठीक है? अगर आप देखना चाहें कभी फिर से तो। और ये एक बहुत अच्छी चीज है, तो हम क्यों ना यूज करें, जो हमारे पास ये Okay, सुविधा sir. है ना। चलो तो जल्दी से देखते हैं फटाफट इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे 273 केल्विन वाला। आज कोशिश करेंगे कि हम अपने इस टॉपिक को लगभग खत्म कर दें, मतलब 99% खत्म कर दें। और अगर जरूरत पड़ी तो शायद एक आध दो क्वेश्चन छूटेंगे जो नेक्स्ट क्लास के लिए जाएंगे। और नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोग क्या टॉपिक पढ़ना चाहोगे बेटा, पहले मेरे को बताओ। बेटा मोशन पढ़ोगे या फिर बायो का कोई टॉपिक उठाएं? Sir, motion. सर मोशन ही पढ़ा दो। मोशन पढ़ा दें पहले? Yes, sir. की बात है। Yes, sir. केमिस्ट्री तो आपने पढ़ ली एक टॉपिक, अगला फिजिक्स पढ़ना चाहते हो मतलब? ठीक है बेटा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, लगभग 14-15 बच्चे और हैं, आप लोग बेटा अगर कुछ कहना चाहो सिद्धप्रीत बेटा, हर्ष, कबीर, यशवी बेटा, आप लोग कुछ अगर बताना चाहो कोई टॉपिक मोशन के अलावा। मोशन अगर पढ़ाएं तो सभी को सूट करेगा। एक बार यस कर दो सारे बच्चे, क्योंकि फिर उस हिसाब से बेटा स्लाइड्स रेडी करनी पड़ेगी ना हमें। Yes, sir. Okay, so you all are very much okay with motion. Yes, sir. Okay, so we'll start with motion, है ना? Yes, sir. From the very next lecture. ओके आज आपका ये टॉपिक लगभग कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें, ठीक है? काफी टाइम से है और ये टाइम टेकिंग इसलिए भी है कि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस मैं आपको एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप अगर एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है, तो अगर आपने कभी देखा हो तो आपको लाइन से क्वेश्चंस मिलते होंगे ये सारे। कभी देखे आपने अपनी किताब में? चेक करें बेटा। Yes, sir. करें ना? लेकिन जरूरत नहीं पड़ी किताब। Yes, sir. करे check. हाँ बेटा किताब की, लेकिन फिर भी एक बार किताब देख लिया करो। वैसे पूरी की पूरी किताब आपको यहाँ मिल रही है, बस ये मान के चलो। चलिए तो हमने यहाँ तक देख लिया ना क्वेश्चन। मैंने Okay, sir. क्या कह रहे हो? Okay, sir. क्या कह रहे हो बेटा, कुछ बोल रहा था कोई? यस सर। हाँ बताओ। सर मैं बोल रहा था। यश बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था। यश बेटा अनम्यूट करो तब बोलो। सर मैंने बुक खोल के देखी, जो भी मैंने बुक में पढ़ा सारा आपने पढ़ाया हुआ था। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू। सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। बस ये है थोड़ा टाइम लगता है चीजों को कराने में, है ना? चलो अब सारे बच्चे अपना माइक म्यूट करेंगे, मैंने कर दिया हालांकि, ठीक है? अब सारे बच्चे ध्यान से देखो। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या बेटा अभी मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Clear है. Yes, sir. चलिए स्टार्ट करें। Yes, sir. चलो बेटा जल्दी शुरू करते हैं, काफी टाइम हो रहा है नहीं तो। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट कॉजेस सीवियर बर्न्स, है ना? ज्यादा जो सीवियर बर्निंग है वो किससे होगी? अगर आप बॉइलिंग से जलो तो होगी, या फिर अगर आप जलते हो मान लीजिए वाटर की स्टीम से, है ना, तो होगी। यानी कि क्वेश्चन क्या था ये, हालांकि हम कर चुके हैं, यहाँ से हम फिर से अभी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मान लो ये कोई पर्सन है और ये कोई पर्सन जो है अगर इसका हाथ जलाया जाए, एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसके हाथ पे खौलता हुआ पानी डाल दें, यानी कि जो बॉइल्ड वाटर है बॉइल्ड वाला वो हम इसके हाथ पे डाल दें तो इसका हाथ जले, या फिर हम जो एक स्टीम होगी 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम होगी, हम वो स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस वाली वो इसके हाथ पे डाल दें। एक तरफ हमने डाला बेटा 100 डिग्री सेल्सियस का उबला हुआ पानी और एक तरफ हमने डाला है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम। तो अब क्वेश्चन आपका ये है कि दोनों ही कंडीशन में इस पर्सन के, अगर मान लीजिए एक हाथ पे हमने ये वाला पानी डाला उबलता हुआ और दूसरे वाले हाथ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस की अगर स्टीम डाली, तो कौन से वाले हाथ पे इसको ज्यादा जलन होगी, कौन से वाले पे इसको सीवियर बर्निंग आएगी? बताइए, स्टीम वाले पे कि वाटर बॉयल वाले पे? Steam वाले पे. स्टीम वाले पे। बेटा क्यों आएगी, शाबाश बताओ। सर क्योंकि उसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। जी हाँ, Yes, sir. आप आराम से, आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है? तो लेटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन होती है इसकी वजह से, और ये वो हीट है जो कि क्या होगी, जो कि छुपी हुई हीट है ना, नॉर्मली हमको नहीं समझ में आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन ये वो हीट होती है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या था, दो फेसेस एग्जिस्ट कर रही थी बेटा, लिक्विड भी था और साथ ही साथ में क्या था, स्टीम भी था। लेकिन लिक्विड में सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस ही है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन स्टीम जो है उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है ही है, प्लस साथ साथ में और क्या है बेटा, एलएच। एलएच का मतलब लेटेंट हीट। तो बेटा अगर स्टीम के पास ये दोनों चीजें हैं और वाटर के पास सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस है, तो लेटेंट हीट इसके पास ज्यादा है ना। तो अगर ज्यादा है तो सीवियर बर्निंग किस में होगी, स्टीम में या फिर बॉइलिंग में?
और स्टीम में। स्टीम में। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन 8 आपको क्लियर है? वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। When water changes to steam, Yes, sir. it absorbs latent heat, है ना? Latent heat of vaporization. जब पानी जो है बेटा वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है तो latent heat of vaporization को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसलिए क्या होगा? Steam contains more heat than boiling water. So steam causes more severe burnings as compared to boiling water. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है? ये डीपीएस कल्याणपुर का ही पेपर है, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए बी सी डी ई और एफ, ये आपको देखो सारे प्रोसेसेस दिख रहे होंगे बीच में, ये दिख रहा है बेटा? ये ए है। ए का मतलब देखो क्या है, सॉलिड से एक एरो निकला बेटा, वो ए को बता रहा है, और वो कहाँ पे जा रहा है बेटा? लिक्विड। तो आपसे ये कह रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया बताओ? उस प्रोसेस को नाम दिया बेटा बॉइलिंग। अब आपसे कह रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में बॉइलिंग और मेल्टिंग। तो बेटा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग। क्या बेटा? मेल्टिंग। मेल्टिंग बेटा, मेल्टिंग और फ्यूजन। बॉइलिंग कहाँ गया? अभी तो एक ही बात हो रही है। तो ए में क्या हो रहा है बेटा? ए में देखो एरो जा रहा है सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं? 2 होते हैं, या तो हम मेल्टिंग बोलते हैं या तो हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है? दोनों की दोनों चीजें होती है ना। तो बेटा या तो आप ये कह लीजिए फ्यूजन या फिर कह लीजिए मेल्टिंग। बेहतर आंसर क्या होगा? मेल्टिंग, ठीक है? बेहतर आंसर मेल्टिंग है। हालांकि फ्यूजन की स्टेट तब आती है जब आपका सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, और वेपर हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जब बात आ रही होती है, ठीक है? वहां पे फ्यूजन आता है। लेकिन आप फिर भी फ्यूजन और मेल्टिंग को दोनों को एक ही समझो। क्लियर है? तो ए पॉइंट में क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन मतलब बेटा फ्यूजन या मेल्टिंग होती है। ये आपको पहले सिखा चुका हूं मैं, एक डायग्राम में मैंने आपको सिखाया ये वाली चीज, ठीक है? पहले। अच्छा, फिर देखो बी की बात करते हैं बेटा। बी में क्या हो रहा है? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है बेटा गैस में। तो लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। लिक्विड क्या होते हैं? बॉईल होता है। सर तो या तो बॉइलिंग कहेंगे या तो फिर क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड से गैस में फेज चेंज हो रही होती है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज होता है, इसलिए इस प्रोसेस को भी क्या बोल देते हैं? वेपराइजेशन। जैसे ऊपर फ्यूजन की बात करी थी, सॉलिड से लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है बेटा, इसीलिए नाम दे देते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग को फ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है? और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस में आती है? वेपराइजेशन में, इसलिए वेपराइजेशन बोल देते हैं बॉइलिंग को। क्लियर है ना? तो ये आपको जो बी वाला पॉइंट है वो भी बेटा क्लियर हो गया। अब देखो सी पे बात करते हैं। सी आ रहा है बेटा गैस से वापस कहाँ पे बेटा? लिक्विड में। गैस से वापस लिक्विड में आ रहा है, तो गैस से लिक्विड में क्या होगा? ऑफ कोर्स कंडेंसेशन, ठीक है? कंडेंसेशन। हाँ, जो कि क्या है? बादलों का बनना इज एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है? कंडेंसेशन। जी हाँ भाई, ऊपर क्या है? ऊपर स्टीम है, और स्टीम क्या होती है? बरस जाती है एक तरह से, है ना? और वो क्या हो रहा है? गैस तो एक तरह से, रेन इज व्हाट? रेन इज वाटर, है ना? वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। तो बादल क्या है? बादल एक तरह से गैसेस मिक्सचर है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि एयर के पार्टिकल्स हैं, वेपर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। लेकिन हम बादल को ऐसा क्या मानेंगे? भाई बादल उड़ रहे हैं, बहुत लाइट उनकी डेंसिटी है, एयर से भी डेंसिटी कम है उनकी, तो अपने आप क्या करते हैं? जाते रहते हैं। तो गैस ही तो है एक तरह का बादल, ठीक है? तो गैस से किसमें कन्वर्ट हो रही है? बारिश में। बारिश का मतलब लिक्विड। तो ये प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन। अब क्या बोला जा रहा है? लिक्विड से अगर आप आना चाहते हो सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई हम? बताइए। लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। हाँ, अब आप क्या करते हो? पानी को रख देते हो, पानी फ्रीजर में जाके बर्फ जम जाती है, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। तो क्या होता है बेटा? लिक्विडिफिकेशन कह लीजिए, या सॉरी सॉलिडिफिकेशन कह लीजिए, या फिर फ्रीजिंग कह लीजिए, ठीक है? लिक्विडिफिकेशन नहीं, ठीक है? तो क्या हो गया आपका आंसर? सॉलिडिफिकेशन हो गया या फिर फ्रीजिंग हो गई। सॉलिडिफिकेशन। जी हाँ। अब एक प्रोसेस ये भी तो है कि डायरेक्ट गैस किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में, या फिर सॉलिड हो जाए गैस में। तो बेटा अगर सॉलिड जा रहा है किसके अंदर बेटा? गैस के अंदर। सॉलिड अगर किसमें जा रहा है? गैस में। जिसकी हम बात करें, देखो हम बात कर रहे हैं बेटा पहले ऑप्शन नंबर ई की। देखो मैं ये सब हटाता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ये देखो, अभी हम सिर्फ बात करें बेटा, ये देखो सॉलिड चला, और सॉलिड चलते चलते ई के रास्ते में कहां पर आ गया? ई के रास्ते से आ गया वो गैस में। तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। तो बेटा सब्लिमेशन तो ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि गैस जो है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन, ठीक है? डिपोजिशन। याद रखो बेटा, ऐसे प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। ये सब्लिमेशन सर एंटी सब्लिमेशन भी कहते हैं, एंटी सब्लिमेशन। जी 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 जी, डिपोजिशन कह लीजिए या फिर एंटी सब्लिमेशन कह लीजिए। यहाँ पर मैंने सब्लिमेशन जानबूझ के लिखा था कि आपको मैं कंफ्यूज कर सकूं, ठीक है? जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ में भी हालांकि सब्लिमेशन ही था उस टाइम पे, मैं इसको सही कर दूंगा, डोंट वरी। तो एंटी सब्लिमेशन कहते हैं बेटा, ठीक है? याद रखिएगा। या फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है? डिपोजिशन होता है। आ गया समझ में? सर डिपोजिशन का एक एग्जांपल।
बेटा जितने भी जैसे कपूर हो गया, ठीक है, कपूर को आपने जलाया तो ऊपर उड़ गया, अगर आप उसी को इकट्ठा कर लो और उसको किसी फ्रीजिंग कर दो उसकी, अपने आप कपूर वापस बन जाएगा। ठीक है, सब्लिमेशन के जितने एग्जांपल्स होते हैं वो सब डिपोजिशन को करते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्स साइकिल होती है बेटा। ठीक है, एक ऐसी साइकिल होती है, रिवर्स साइकिल होती है, मतलब अगर इधर से इधर गया तो इधर से इधर भी वापस आएगा, बस वो प्रोसेस थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, समझ रहे हो। लैब में हो सकती है, ऐसे आप नॉर्मल नहीं कर सकते। आप नॉर्मल कपूर को तो जला सकते हो, लेकिन कपूर से जो जल के एशेस जो बन गए या मतलब जो भी वेपर बन गया जो भी है, उसको आप वापस से कन्वर्ट नॉर्मल प्रोसेस से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लैबोरेटरी चाहिए। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। देखो अब आपके 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो आपसे क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन मटेरियल्स। यश बेटा वो पहले वाला समझ गए ना, आगे बढ़े ना। यस सर। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन मटेरियल्स, क्या मटेरियल्स के पास कोई सिमिलैरिटी होती है, बताओ। मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों की बात हो रही है। यस सर सर। होती है। क्या सर दे ऑक्यूपाई स्पेस। भाई 3 चीजें होती हैं, है ना, Yes, कि भाई sir. क्या होगा, उनमें मास होगा, वो क्या Sir. करेंगे, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। और स्पेस तीसरी ऑक्यूपाई कंडीशन, करेंगे। तीसरी क्या होती है सर पार्टिकल्स। मटेरियल से पार्टिकल से बना, दे मेड ऑफ पार्टिकल से बनते हैं पार्टिकल्स। सर। पार्टिकल से बने होंगे। तो यहाँ पे लिखी नहीं है तो दो ही है, दो ही लिख दिया, आप तीनों लिख सकते हो। ठीक है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मस्ट पॉसेस सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तीनों लिख दोगे तो तीनों क्या है, तीनों सिमिलैरिटी है बेटा। हर मैटर के अंदर ये तीनों की तीनों सिमिलैरिटी जरूर होंगी, समझ में आ रहा है। तो वही बेटा क्या है, वही सिमिलैरिटी है। Sir. लेकिन अगर हम बात करें बाकी क्वालिटीज की, तो जरूरी नहीं है कि बाकी क्वालिटी सेम हो। जैसे अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो बेटा सॉलिड जो होते हैं क्या वो कंप्रेस हो सकते हैं, बताओ। नो सर। नहीं हो सकते। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखो एलपीजी गैस जो सिलेंडर में भरते हो आप, है ना, परफ्यूम के अंदर जो पूरा का पूरा स्प्रे भरा होता है, सब एक तरह से क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। लिक्विड को आप कंप्रेस करके गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। गैसेस भी कंप्रेस हो सकती है बेटा, ये भी आप जानते हो। पिस्टन वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में, है ना, ये Yes, पिस्टन sir. वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि नीचे आ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें आते होती हैं। जाएंगे। जी हाँ, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इनके मेरा डिफरेंसेस है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। लिखा हुआ है कि when 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, अगर 50 ग्राम चीनी को या शुगर को आप क्या करो 100 ml पानी में डिसॉल्व कर दो, तो देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसका वो जो पूरा ग्लास है उसमें, ठीक है, मैटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। तो आपसे कह रहा है कि लिक्विड, इस, लिक्विड। हाँ, इससे आपको क्या समझ में आया? तो इससे हमें ये समझ में आया कि भाई दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है ना, देखो भाई अब सीधी सी बात है, अगर आप मेरे को ये बताओ, जैसे मान लो कि मैंने एक तरफ ले ली बेटा सैंड, रेत ले ली, और एक तरफ मैंने ले ली, मान लो आपने छोले खाए होंगे, ठीक है, सब्जी बनती छोले की, या आप एक काम करो, छोले की सब्जी और राजमा की सब्जी, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट आपको समझ में आएगा। दोनों की सब्जी मेरे ख्याल सबने खाई होंगी, बताइए, खाई है ना। तो बेटा अगर Yes, सब्जी sir. सबने खाई है, मैं राजमा और छोले दोनों मिला दूं, मान लीजिए अभी आप दुकान से परचेज करके लाए हो, कच्चे की बात हो रही है, ठीक है, दोनों आपने मिला दिए, तो जब आप दोनों मिला दोगे तो क्या मिलाने के बाद वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, बताइए, या एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे? नो सर। नहीं ना। लेकिन अगर आप बात करो कि पानी के अंदर अगर आपने चीनी डाल दी, पानी में आप नमक डाल दो, पानी में आप ब्लड डाल दो, खून जिसको बोलते हैं ब्लड डाल दो, तो बेटा ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे। इंक। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं था, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के पास स्पेस प्रेजेंट था। और अगर पार्टिकल्स में स्पेस है तो वो क्या करेंगे, वो अपने से कम जो डेंसिटी वाली चीजें हैं, सॉरी अपने से जो हैवी डेंसिटी वाली चीजें हैं उनको अपने अंदर मिला लेंगे। समझ में आया? तो इसलिए लिक्विड्स के अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। Yes, sir. और जो वाटर आप देख रहे हो, वाटर तो बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है ना, उसमें तो हर चीज घुल जाती है पानी के अंदर। तो अब ये ना करना कि सॉलिड सॉलिड उसके अंदर डाल दे, नहीं, पता लगा पत्थर मिला तो उसके साथ घुल नहीं रहा, क्यों नहीं घुल रहा, है ना, तो ऐसा नहीं होता, वो चीज घुलेगी जो सॉल्युबल है, ठीक है। तो वही देखो क्या बोला जा रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है थोड़ा थोड़ा, भाई एक मॉलिक्यूल अगर इधर है तो एक मॉलिक्यूल इधर है, और बीच में क्या हुआ, शुगर का मॉलिक्यूल आके बीच में बैठ गया, बस ये बॉन्डिंग बनी हुई है अभी इनके बीच में। समझ में आ रहा है? into which sugar particles fit, जिस बॉन्डिंग सॉरी जिस स्पेस के अंदर शुगर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आकर फिट हो जाते हैं। समझ में आ गया? और बेटा सॉलिड में क्यों नहीं डिसॉल्व हुए, क्योंकि सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए नहीं हो पाता,
ठीक है। सॉलिड में तो बेटा इतना भी स्पेस नहीं होता कि पानी भी अंदर चला जाए। वो तो अलग बात है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब पानी को अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे काफी दिन तक पड़े हुए, तो फिर पानी चला जाएगा उनके अंदर, वो समझ में आता है। जैसे अगर आप मान लो जैसे मम्मी हमारी घर में छोले की सब्जी अगर बना रही है, तो पहले छोलों को क्या करते हैं, पानी के अंदर रख देते हैं, है ना, रात भर भीगे हुए छोले, फिर अगले दिन सुबह बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, पानी आ जाता है, तो पानी उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करा देता है। वही तो चीज होती है, तो ये काम हो जाता है। सर स्पॉन्ज में भी तो पानी चला जाता है। क्या बेटा? सर स्पॉन्ज में भी तो पानी चला जाता है। तो बेटा स्पॉन्ज जो है वो भी पानी नहीं, चीनी को लो, चीनी या पानी, चलो ठीक है एक ही बात है, चला जाता है, लेकिन वो कंप्लीट सॉलिड नहीं है ना बेटा, क्योंकि वो पोरस मटेरियल है, पोरस फॉर्म में आ जाता है। यस सर। देखिए स्पंज में छेद होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे, यस सर। ताकि चाशनी उसके अंदर चली जाए, यही पोरोसिटी होती है। हमने याद करो एक एग्जांपल पढ़ा था घड़े वाला, याद है, पिक्चर वाला एक एग्जांपल पढ़ा था, तो उसमें भी क्या था, पोरोसिटी तो थी, पोरस मटेरियल का बना हुआ था। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर बलून, बेटा इन्फ्लेटेड एयर बलून का मतलब है कि जो भरा हुआ बलून है, ठीक है, जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई है आपने, हाँ, इज प्रिक्ड विद अ पिन, अगर आप उसको क्या कर दो, प्रिक्ड कर दो किसी पिन से, यानी कि उसको फोड़ने की कोशिश करो बलून को, तो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस स्टेट एग्जिबिटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। तो आपसे कहता है कि इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू मुझे बताओ जल्दी से कि क्या हो जाएगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है। बेटा जैसे ही बलून को फोड़ते हैं तो तुरंत देखो गैस क्या हो गई, बर्स्ट होके बाहर निकली और बलून उड़ते 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 नीचे गिर जाता है, ये तो होता है। खैर वो तो चलो वो इसलिए होता है बिकॉज गैसेस निकली डिफ्यूजन की वजह से, और डिफ्यूजन की वजह से गैसेस ने एक फोर्स लगाया बलून की बाउंड्री के ऊपर, अंदर से बलून के अंदर जो गैस भरी है ना, जब वो भागेगी तो क्या करेगी, वो बलून के अंदर वाली जो पेरिफेरी है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। हालांकि वहां पे तो न्यूटन का लॉ लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है वहां पे, ठीक है। लेकिन जो गैस भाग रही है ये किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन, समझ में आ रहा है। तो गैस किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, गैस का चलना डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है कि द बलून बर्स्ट्स एंड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, एकदम से बर्स्टिंग हुई तो क्या हुआ भाई, एयर जो है वो क्या है, एयर हैवी है एक तरह से, लाइट है, बताओ बेटा, एयर लाइट हैवी है नहीं, सर। लाइट है सॉरी। एयर लाइट है, जैसे मान लो ये एयर के पार्टिकल्स लाइट है। बलून के अंदर जो आपने गैस भरी है बेटा, वो ऑफ कोर्स आपने अगर मुंह से भरी है या फिर नॉर्मल कुछ भी है, तो वो क्या होगी, जब आप भर रहे हो तो उसके अंदर क्या है, वो हैवी है, ठीक है, मतलब हैवी कंसंट्रेशन है किसका, गैस का हैवी कंसंट्रेशन है बलून के अंदर। तो जैसे पिन मारोगे तो गैस क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन टू कहां जाएगी, लो कंसंट्रेशन, ये तो आप पढ़ा है, कंसंट्रेशन हाई टू लो जाती है। भाई ऐसा क्यों हुआ, जब आप बलून के अंदर बेटा हवा भर रहे हो तो बलून के अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ कि बाहर की एयर का प्रेशर ज्यादा हुआ, सर बलून के अंदर का प्रेशर के अंदर का ज्यादा हुआ। बेटा जब फोड़ोगे तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जब प्रेशर Yes, डिफरेंस sir. क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही तो मूव करेगी गैस, यस सर। वो हर जगह फैलती है। और अगर एक डायरेक्शन में चली जाती तो चलो समझ में आता, लेकिन जब बलून फटता है तो गैस हर जगह बराबर फैलती है ना, बराबर या कभी कभी नहीं भी फैलती अगर, लेकिन फैलती तो कई सारी डायरेक्शन में है, बस उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हो आप, डिफ्यूजन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक सेंट की शीशी थी, मान लो मैंने इसको स्प्रे करा, मेरे बगल में एक मेरा यहाँ पे दोस्त बैठा हुआ था, तुरंत जैसे मैंने अपनी बॉडी में स्प्रे लगाया, तुरंत स्मेल जो है बेटा इसके तक भी पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। ये एग्जांपल किसका है, डिफ्यूजन। समझ में आया। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत बेहतर। क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में अक्सर हम लोग पानी में डिटॉल डाल के नहाते हैं, यस सर। या अगर आप नहीं भी नहाते तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि वीक में एक बार ऐसा जरूर आप करें कि पानी की अपनी जो भी आपकी बकेट है उसमें आप डिटॉल का 2-4 बूंदे डिटॉल की डाल दीजिए, ताकि जो है आपकी बॉडी के अंदर वो एक एंटी जो ऑक्सीडेंट है वो मिल जाए आपको। तो ऐसा जब डालते हैं तो आपने देखा होगा, मान लो कि अगर ये पानी की ऊपर वाली सरफेस है, जैसे ही आपने एक ड्रॉप डाली, मान लीजिए ये एक ड्रॉप जो है ये इसके अंदर डाल दी, तो जैसे ही डालोगे तुरंत आपने देखा होगा डिटॉल ऐसे से फैल जाता है। यस सर। ऐसे डिटॉल फैलता अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। या फिर पानी के इसी सरफेस में मैंने क्या करा, रंगीला वाले कलर्स आते थे बेटा, याद है कैमलिन के रंगीला वाले कलर्स आते थे, हमने क्या किया, कलर इसमें डाल दिया, तो जैसे ही कलर डालोगे ये क्या होगा, कलर ऐसे से फैलेगा। बेटा ये एग्जांपल किसके हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के। याद रखिए जब भी डिफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे, और हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। अच्छा मैम, मतलब आपने बोलो बोलो।
सर मतलब आपने अब ये बताया कि लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। ऑफ कोर्स होता यस है, सर। ऑफ कोर्स होता है। सर एग्जांपल सॉलिड में भी होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, ये देखो सॉलिड में गैस होता है, उसको भी देखो। अब लेकिन यहाँ पे ये मत कहना सर पूरा इसको एक्सप्लेन करो, फिर कभी आराम से एक्सप्लेन करेंगे, आज आपको कंप्लीट करने दो मुझे, ठीक है? बस अभी एग्जांपल समझ लो। जैसे जैसे क्लासरूम में मान लो आपकी मैम ने लिखा, ठीक है, मैम अगर कुछ लिख रही है, मान लीजिए मेरा नाम लिख दिया मैम ने, ठीक है, केतन मेरा नाम है, तो ये नाम जब मेरा लिख दिया गया तो अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अगर मैम ने चौक से बोर्ड भरा और उस दिन बोर्ड को रब नहीं करा, अगले दिन जाके बोर्ड को क्या करा गया, रब करा गया, तो बेटा आपने देखा होगा चौक बहुत मुश्किल से बिगड़ती है ना? चौक जो होती है वो बोर्ड से थोड़ा मुश्किल से साफ होती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन, ठीक है। हालांकि फोर्सेस होते हैं, एडेसिव फोर्सेस होते हैं जो कि वहां पे एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एग्जांपल किसका हो जाता है? इसका। सर मैंने सुना था मतलब जैसे बादाम को भिगो के रखते हैं, हाँ बादाम के अंदर पानी जाता है, उसे भी डिफ्यूजन कहते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, हर जगह जाता है ना, बिल्कुल। अब वो जो छोले हमने भिगोए, बादाम भिगोए, है ना, राजमा भिगोए, ये सब किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। ओके, बढ़े आगे भाई। यस सर बोल यस कर दिया करो बेटा। चलो अगला, नेम द प्रोसेस व्हिच अकर्स व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डेटॉल इज एडेड टू द वाटर। ले आ गया, ठीक है। तो व्हेन डेटॉल इज एडेड टू द वाटर क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, अब देखोगे अच्छा क्वेश्चन। तो विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई। आपसे कह रहा है कि किस मैटर में ये होते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल। मुझे ये बताओ बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तीनों में इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? जो कंप्रेसिबल है, सॉलिड। सॉलिड। हाँ, सॉलिड जो होता है बेटा वो सबसे ज्यादा क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। उससे कम कौन होगा? लिक्विड। लिक्विड। और सबसे कम कौन होगा? गैस। गैस। लेकिन अगर हम बात करें इनकम्प्रेसिबिलिटी की, अगर बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ उसने एक बात और क्या बोल दी आपको? नो नो फिक्स्ड फिक्स शेप। शेप। बेटा फिक्स शेप ना हो। अब आप एक बात बताओ, क्या सॉलिड ले सकते हो? नो सर, क्योंकि उसकी शेप फिक्स्ड होती सॉलिड है। की शेप, भाई सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। भले सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन दोनों प्रॉपर्टी तो नहीं फॉलो कर रहा ना सॉलिड, तो इसलिए सॉलिड कट गया। अब बात किसकी करेंगे बेटा? लिक्विड की। क्या लिक्विड्स की जो शेप होती है वो फिक्स होती है? ऑफ कोर्स नहीं। अगर मैंने ग्लास के अंदर लिक्विड को डाल दिया तो बेटा ग्लास की शेप ले लेगा। अगर मैंने मान लीजिए किसी कटोरी में डाल दिया लिक्विड को, तो कटोरी का शेप ले लेगा, है ना। किसी बकेट में डाल दिया तो लिक्विड बकेट का शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। तो मतलब दूसरी वाली प्रॉपर्टी तो लिक्विड फॉलो कर रहा है। क्या लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल हो सकते हैं? थोड़े बहुत तो हो सकते हैं, सर हो सकते हैं, हो सकते थोड़े बहुत तो हो सकते हैं ना भाई। सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े तो हो सकते हैं। तो अगर हो सकते हैं तो बेटा आपका आंसर हो गया। हैं। और गैस से ज्यादा होते हैं। हाँ वो चीज है, और गैस से बट ज्यादा होते हैं। हाँ लेकिन फिर गैस के लिए ये चीज खराब हो जाएगी ना। जब गैस से पहले मेरे पास एक प्रेजेंट है तो मैं लिक्विड लूंगा ना, क्योंकि लिक्विड भी तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को शो करेगा किसी ना किसी हद तक। इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। चलो आगे, कंप्रेसिबल और नो डिफरेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है बेटा। अगर हम बात करें गैसेस, तो गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर, यू नो इट, ठीक है ना। देखो सॉलिड जो होते हैं बेटा वो पूरी तरह से इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड पे आओगे तो लिक्विड थोड़े बहुत क्या होते हैं? कंप्रेसिबल, थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैसेस तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, मतलब हाईली कंप्रेसिबल है। तो बेटा इसने क्या बोला था, अगर हम यहाँ पे गैस कर देते ना पहले का ऑप्शन, तो गैसेस के लिए फिर क्या बात आ जाती? इनकम्प्रेसिबल। लेकिन गैसेस कभी भी इनकम्प्रेसिबल नहीं होती, गैसेस हमेशा क्या होती हैं? कंप्रेसिबल होती हैं। इसलिए हमने अपना आंसर लिक्विड लगाना बेहतर समझा। समझ में आया कि पहले में हमने क्यों लिक्विड लगाया? यस सर। जी। अब दूसरा हमसे क्या कह रहा था? दूसरा उसने बोला हमें कंप्रेसिबल और नो डिफरेंट शेप। तो आप जानते हैं कि लिक्विड की भी तो शेप एक तरह से, नो डेफिनेट हाँ हाँ वॉल्यूम। हाँ, नो डिफरेंट वॉल्यूम की बात हो रही है बेटा। जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड का तो वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। आप जानते हो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेट होगा। लेकिन गैसेस का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो डेफिनेट क्या नहीं होता। नहीं होता। तो अपना आंसर क्या नहीं होगा? होता। गैसेस हो जाएगा। लेकिन बेटा जो सॉलिड होते हैं, क्या सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है? ऑफ कोर्स यस होता है। यस सर। सर होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का होता है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन गैसेस तो भाग गए, उड़ गए, तो कहाँ पे उनको देखो? इंटरमोलिक्यूल्स। इंटरमोलिक्यूल आईएमएफ बहुत ज्यादा होता है उनका, ज्यादा नहीं कम होता है। तो कम गैसेस होता अपना सर। आंसर हो गया। हाँ कम होता है, गैसेस अपना आंसर हो गया, ठीक है, कर लेंगे।
थोड़ा सा अगर ध्यान दे के करोगे अपने आप चीजें आने लगेंगी। चलो अगला करते हैं। 6 क्वेश्चन देखो। लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर वन अनदर इजीली। ऐसा कब होगा? ऐसा होगा, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आइस जो है बेटा वो मेल्ट होके पिघलने लगती है लिक्विड के ऊपर, ठीक है? तो वो किसका एग्जांपल होगा? जब आइस किसमें कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड स्टेट के अंदर। लिक्विड में। वही बोला जा रहा है कि अगर पार्टिकल्स की लेयर कभी क्या करने लगे, स्लिप करने लगे, तो वो भी एक दूसरे के ऊपर अगर स्लाइड करने लगे, तो किसका एग्जांपल होता है? वो लिक्विड का होता है। लिक्विड। देखो पानी की जो ड्रॉप है, जैसे मान लो पानी की एक ये स्ट्रीम है, पानी की एक ये ड्रॉप है, पानी की एक ये पूरी है, ये पूरा मिलके मान लो पानी की एक पूरी ड्रॉप बना रही है, मान लो ऐसे थोड़ा सा। तो पानी की जो ड्रॉप्स होती है ना, वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होती है? फिसल रही होती है। याद रखिएगा, आप उसको ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। वही आईएमएफ का एग्जांपल होगा, आईएमएफ कम होता है इसलिए। अगला क्या कह रहा है? पार्टिकल्स जस्ट मूव अराउंड रैंडमली बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रैंडमली कहीं पे भी जा रहे हैं, मतलब क्या होगा? गैस होगी, सिंपल सी बात है ना? गैस। क्या इन दोनों में किसी को कुछ समझाना तो नहीं है फिर से? नो सर। बेटा बाकी बच्चे सब कहाँ हैं? सिर्फ यही दोनों अनुज और यश ही आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी कुछ बोले हैं? सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी का सिलेक्शन होना अच्छे से। चलो अगला, डिफाइन डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी को डिफाइन करने की बात हो रही है, तो क्या बोला जा रहा है? डेंसिटी क्या होती है? चलो अब बच्चों से जरा बात कर ही ले, कहाँ पर है? अनन्या बेटा कैमरा ऑन करो फटाफट, सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लो ना, क्या दिक्कत है? हम ही लोग तो हैं, अब तो हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं यार एक दूसरे से, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। आज हमारी साइंस की क्लास सर इसका फ्रंट कैमरा खराब। फ्रंट कैमरा खराब है, चलो कोई बात नहीं बेटा। आज हमारी क्लास को कितने दिन हो गए? यश बेटा बताओ एक बार, आप तो पहली क्लास से हो। सर लगभग 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं। 2 हफ्ते हो गए ना? सर हो गए, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए। ज्यादा हो मंडे गए। से शुरू करा था और आज सर 15 दिन हो गए शायद। 15 दिन हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यशु बेटा आप पढ़ो जल्दी से, डेंसिटी क्या होती है? शाबाश, जल्दी पढ़ो फिर आगे बढ़े। Density of a substance is defined as the mass per unit volume. Its SI unit is kg minus 3. ठीक है, बट आप थोड़ा धीरे बोल रहे हो। देखो डेंसिटी क्या होता है बेटा, हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप मास को डिवाइड कर रहे हो उसके वॉल्यूम से, किसी भी मैटर के मास को उस मैटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो वो क्या हो जाएगी? वो डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ? केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और बेटा वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। तो मास अपॉन वॉल्यूम ही तो था, तो इसलिए केजी पर मीटर क्यूब। बेटा मीटर क्यूब जब ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे? मीटर माइनस 3। ये तो जानते हो ना, एक्सपोनेंट्स पढ़ के आए हो मैथ्स में। तो ये केजी, ये बेटा यूनिट लिखी हुई है केजी m माइनस 3, तो ये केजी पर मीटर क्यूब ही है एक तरह से, कर लोगे? ऐसा यूनिट होती है इसकी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी होंगे बिकॉज अब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना। चलिए, लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपसे कह रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? बेटा आईएमएफ सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। तो अब आप देख लो इन तीनों में सॉलिड कौन है? इन तीनों में सॉलिड कौन होगा? वाटर होगा या नमक होगा? और भी देखो NaCl के बगल में उसने लिख के दे दिया आपको कि सॉलिड की बात हो रही है, तो उसने तो खुद ही आपको आंसर बता दिया एक तरह से, है ना? और फिर आइस भी सॉलिड है, और उसके अलावा आपको वैक्स दे रहा है, तो बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगा? NaCl। सर कुछ क्लोराइड होता है आई थिंक। सोडियम क्लोराइड। यस अब मुझे सर। ये बताओ, आइस भी तो था, आइस और सोडियम क्लोराइड में अलग कैसे किया? आइस तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि सर आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल सही। तुम लोग के पास भाई साहब दिमाग तो बहुत है, मानना पड़ेगा। चलो ठीक, बढ़िया। तो हुआ क्या कि जो आइस होती है बेटा, आइस के साथ दिक्कत पता है क्या है? आइस मेल्ट हो जाती है रूम टेम्परेचर पे आते ही, लेकिन अगर आप सॉल्ट को रख दोगे, सोडियम क्लोराइड को रख दोगे, तो वो नहीं मेल्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आइस के जो बॉन्ड हैं, आइस के जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? वो कंपैरेटिवली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। वही लिक्विड में आने का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी ढीली होती जाएगी, या उनके बीच में स्पेस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस है वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, समझ में आ रहा है? और अगर नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा सॉलिड कौन हुआ? आइस की नमक? ऑफ कोर्स नमक। बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चे आइस लगा के चले आते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? नमक। नमक। समझ में आ रहा है? नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना? हाँ नमक है ये, कॉमन सॉल्ट, ठीक है? इसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, SALT। जो खाते हो वही है। यस सर। वही है NaCl। आगे
क्वेश्चन नंबर 9, what do the gases exert more pressure on the walls of the container than the solids? अब देखो ये वाला हमने आपको एक प्रेशर बताया था, मतलब एग्जांपल करा था ना हमने कि अगर मान लो हम सॉलिड डाल दें तो सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड मान लो इतना, अगर सैंड है, सैंड अगर हमने इतनी डाल दी इसके अंदर कंटेनर के अंदर, तो वो सैंड ऐसे पड़ी रहेगी और जितना कांटेक्ट में आ रहा है कंटेनर, सॉलिड वहीं पे क्या करेगा, उतने ही कंटेनर पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। लेकिन गैस के साथ क्या सीन था, गैस के साथ सीन ये था कि जैसे ही हमने गैस को डाला, मान लो ये गैस के पार्टिकल हैं पूरे ऐसे से, तो जैसे ही डाला तो पता लगा ये पार्टिकल उठा और ये जाके यहाँ स्ट्राइक कर गया, ये वाला पार्टिकल उठा, पता लगा यहाँ स्ट्राइक कर गया, ये उठा, ये नीचे आके यहाँ स्ट्राइक कर गया, ये उठा, ये इधर जाके स्ट्राइक कर गया, ये वाला उठा, इसने फिर नीचे स्ट्राइक कर दी। तो हो क्या रहा है, गैस के पार्टिकल पूरे कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग का मतलब प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है हैं? सर, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है इसलिए। क्योंकि ये लूजली पैक्ड है। नहीं, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और ओके सर सर। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना, बता तो था आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इससे इनकी रैंडम मोशन हो जाती है, ठीक है ना। और IMF कम है। IMF कम है, k = ½ mv²। IMF कम है इसलिए तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, और पार्टिकल्स दूर दूर Yes. हैं लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, इससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। देखो, इन गैसेस द पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड एंड दे कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है बेटा, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, या स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए गैसेस जो होती हैं वो कंटेनर पे क्या करती हैं, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स या फिर एज कंपेयर टू लिक्विड्स। समझ में आ गया? सर कोलाइड मींस कोलाइड मतलब आपस में बेटा कोलिजन हो जाना। मान लो कि इधर से यश भागता हुआ आ रहा था, इधर से सामने से एकदम अनुज आ रहा था, दोनों एक दूसरे से नहीं देखे और दोनों आके एक दूसरे से कोलाइड कर गए, दिस इज कोलिजन। भाई जब ये आपस में इधर उधर भाग रहे थे तो बीच में ऐसा होता होगा ना कि बीच में आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते होंगे गैस के पार्टिकल्स। यस सर। तो बेटा कोलिजन कहते हैं, कोलाइड करते हैं। ओके सर। तो कोलिजन तो हो ही रहा है, लेकिन कोलिजन के अलावा भी अगर उनके पास एनर्जी पूरी अगर देखो कंज्यूम नहीं हुई है तो फिर वो पार्टिकल अभी भी कोलिजन के बाद भी जाके कंटेनर से टकराएगा। समझ में आ रहा है? अगर पूरी एनर्जी लॉस नहीं हुई है कोलिजन के दौरान, तो इसलिए उसने दोनों वर्ड्स यूज करे हैं, कोलाइड का भी यूज करा है यहाँ पे और कहाँ गया, स्ट्राइक का भी यूज करा उसने। ठीक है, दोनों चीजें यूज करी हैं। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, which of the following diffuses faster? आपसे कह रहे हैं कि किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। भाई डिफ्यूजन उसका ज्यादा होगा जिसका IMF सबसे कम होगा, है ना, या फिर जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना, उसी का तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, यानी कि इन शॉर्ट गैस होगी। तो गैस की बात हो रही है, आप देख लो, पानी है, वेपर है, वैक्स है, इथाइल अल्कोहल है। तो भाई इनमें से स्टीम कौन है, वेपर। इनमें गैस कौन है, सर वाटर वेपर। तो वाटर वाटर वेपर। वेपर। ठीक है भाई, वैक्स तो सॉलिड होती है आपको पता है ना, और इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है बेटा। तो इसलिए क्या होगा आंसर, वाटर वेपर। बिकॉज़ वाटर वेपर किस में होगी, वाटर वेपर मतलब स्टीम, स्टीम की बात हो रही है। वाटर जब वेपर में आ जाए, गैसियस स्टेज में, हां गैसेस स्टेज में आ जाए वही स्टीम होती है, वो वाटर वेपर होता है। क्लियर है? अब देखो कितनी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमारा टॉपिक जो है, भले जैसे यश बता रहा है 2 हफ्ते का मतलब हो गया कि हमने इसमें कम से कम आज ये हमारी शायद 7वीं क्लास होगी, क्योंकि अगर 3 दिन एक वीक में पढ़ा, 3 दिन एक वीक में पढ़ा और आज मंडे को फिर पढ़ रहे हो, तो 7 क्लासें पढ़ी आपने इस टॉपिक पे। लेकिन 7 क्लासेस में आपको टॉपिक रट गया होगा। ये 10th क्लास है। हाँ बेटा, क्या ये 10th क्लास है? saying that ये मतलब ये 10th क्लास है, 10th। कौन बोल कौन रहा है पहले ये बताओ, 10 कौन बोल रहा है? हर्ष ये 10 मतलब ये आपका नाम क्या है? ये हमारा 10th डे है। अच्छा, आज आपका 10th डे है, हर्ष ये आपका 10th डे है बेटा। Yes, साइंस sir. पढ़ते हुए कि मैथ्स भी आपने मिला ली? यस सर। मैथ्स भी मिला ली क्या? नहीं खाली साइंस। अच्छा, खाली साइंस का 10th क्लास है ये? अच्छा, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए हम लोग। यस सर। चलो कोई सर हाँ जी बेटा, अभी क्लियर है? यस सर। वो थोड़ा सा एकदम से ना कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
अब हो रही है? सर अब हो रही है, अब हो रही है सर, हो गई सर। चलो आगे, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। देखो पता क्या कह रहा है, जैसे आपने पानी के गिलास के अंदर एकदम बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक डाली, ठीक है, अभी अभी आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हो और उसमें आपने डाल दिया आइस क्यूब्स, ठीक है, कई सारे जब आपने आइस क्यूब्स डाल दी तो आपको ग्लास की आउटर पेरिफेरी पे आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, भले ग्लास का हो, भले स्टील का हो, है ना, भले कुछ भी हो, आपको आउटर पेरिफेरी पे कुछ यहाँ पर आपको ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। देखा आपने, कभी ऑब्जर्व करा है? यस सर। सर बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द गैस, ठीक है, लूजेस इट्स एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या हो रहा है समझो, जब यहाँ पर बेटा ये ग्लास था, ग्लास के अंदर यहाँ पर क्या थे उस समय, एयर पार्टिकल थे कि नहीं थे? यस सर थे। एयर पार्टिकल थे। अच्छा, इन एयर पार्टिकल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना, इनकी एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा, टेम्परेचर क्यों ज्यादा है? देखो अगर मान लो हमने 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है इस समय रूम का, और हमने क्या करा, मेरा मन एकदम से कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो जब मैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाऊंगा और इसके अंदर ग्लास में डालूंगा, तो मान लो कि जो मेरी कोल्ड ड्रिंक होगी, हमने अज्यूम कर ली कि वो 5 डिग्री सेल्सियस की कोल्ड ड्रिंक होगी, ठंडी ठंडी एकदम। कितने की होगी बेटा? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस की मान लिया हमने, और ऊपर से हमने उसमें क्या कर दिया, अपने मजे के लिए आइस की क्यूब्स और डाल दी, और आइस की क्यूब और डाली तो आपने और टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया बेटा। अब मान लो कि जो माइनस वो 5 डिग्री सेल्सियस का मान लो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेट से कितना हो गया, 3 डिग्री। अब जब ये 3 डिग्री हो गया तो अब 3 डिग्री की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वो भी 30 डिग्री सेल्सियस के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जो बेटा आपके ग्लास के ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हो, यहाँ जो ड्रॉपलेट्स होंगे, इनका टेम्परेचर भी 3 डिग्री होगा, लेकिन जो ग्लास के बाहर एयर है, जो वाटर वेपर है यहाँ पर, सॉरी जो एयर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, उनका टेम्परेचर तो अभी भी कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है बेटा कि जो ये एकदम बगल बगल वाले जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, अब वो अट्रैक्ट होंगे कहाँ से कहाँ बेटा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब आप जानते हो कि बाहर 30 है और अंदर 3 है, तो ये मूवमेंट कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, जानते हो ना। तो ये मूवमेंट क्या होगा बेटा, बाहर से अंदर की तरफ। तो जब ये मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, अब ये अंदर तो जा नहीं सकते भाई, एयर के पार्टिकल अंदर थोड़ी चले जाएंगे ग्लास से, है ना, क्योंकि ग्लास की शील्डिंग है, ग्लास उसको एयर पार्टिकल्स को अंदर तो आने नहीं देगा, लेकिन ग्लास एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो आके ग्लास के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, आके स्ट्राइक कर देंगे। और लिक्विड फॉर्म में आ देखो जाएंगे। जब आके स्ट्राइक कर रहे हैं तो बेटा स्ट्राइक करते ही, अच्छा जब जैसे ये समझो, ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यस सर। मैं फोन नहीं उठाऊंगा, चलो हाथ देखो, मान लो कि ये ग्लास था कोल्ड ड्रिंक वाला, और ये बेटा एयर के पार्टिकल है, मान लो ये एयर का पार्टिकल है, तो एयर का पार्टिकल का इसका टेम्परेचर 30 और इसका टेम्परेचर कितना है, माइनस का सॉरी इसका टेम्परेचर 3 है। अब ये 30 घूमते घूमते पास आते आते किसके पास आएगा, 3 के पास आएगा, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पर आते ही यहाँ पर क्या है, शील्डिंग है। अब ये एयर का पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता, नहीं जाएगा तो ये यहीं पर रह जाएगा। लेकिन अब इस एयर पार्टिकल का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, वो भले 3 नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि शायद 7-8 तो होगा, है ना, मान लेते हैं भाई 7-8 होगा। और अगर 7-8 होगा तो इसकी ये जो एयर का पार्टिकल था, इसकी एनर्जी कम हो चुकी है। अब कम हो चुकी है तो ये पार्टिकल वापस कहीं भाग नहीं सकता, समझ में आ रहा है। जब एयर की एनर्जी, एयर के पार्टिकल की एनर्जी जब वो गैसेस फॉर्म में था तब ज्यादा थी, तब वो एयर के पार्टिकल कहीं पे भी घूम रहे थे। लेकिन जब वो इधर पास आ गया तो पास क्यों आया, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो रहा था। टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसकी एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। भाई सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कम हो रही है। आप जानते हो ना कि ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है सॉलिड में। तो ऐसे ही वो इधर आ गए। अब आप देखो जब गैस जो है आ रही है इधर, तो जब गैस पास आ रही है, गैस का टेम्परेचर जब आप कम करते हो तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड में कि लिक्विड में? गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है बेटा, लिक्विड में। लिक्विड में तो इसीलिए आपको लिक्विड के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, कंडेंसेशन कंडेंसेशन हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आपको लिक्विड के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स यहाँ पहुंचे, अब शील्डिंग हो गई, लेकिन एयर पानी के दिखता है। पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, वो पूरी एनर्जी अपनी लगभग लॉस कर चुके हैं। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि लॉसेस इट्स एनर्जी, दिख रहा है, सर ऊपर से भी आएंगे एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या कह रहे हो बेटा? सर, ऊपर से भी आएंगे एयर के पार्टिकल्स। हाँ, ऊपर से जो आएंगे वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे ना फिर। अब बेटा ऊपर अगर मान लो शील्डिंग होती, सर एक बच्चा ग्लास दिखा रहा है, अगर ऊपर शील्डिंग होती तो मैं ऊपर भी ड्रॉपलेट दिखते, लेकिन हमारी शील्डिंग तो सिर्फ ये चारों तरफ है ना,
तो मैं यहीं पे ड्रॉपलेट दिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाले तो अंदर चले जाते हैं ना। Okay. एक बच्चा गिलास दिखा रहा है। एक बच्चा ग्लास दिखा रहा है, हो ना भाई, कौन दिखा रहा है? चलो कोई नहीं, अनुज दिखा रहा होगा, शरारती है ये। नहीं सर, कौन था? नहीं सर, अनुज नहीं दिखा रहा, हर्ष दिखा रहा है, हर्ष। हर्ष दिखा रहा है। सर वीडियो पॉज कर ली इसने। चलो कोई नहीं, छोड़ो ये। बेटा समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, शाबाश। लिखा हुआ है कैन मटेरियल्स एग्जिस्ट इन Yes, sir. ऑल 3 स्टेट्स। क्या मटेरियल जो होता है वो तीनों स्टेट पे एग्जिस्ट कर सकता है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन, बस छोटी सी बात बताई थी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यस सर। पढ़ाया था ना, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वाटर की तीनों स्टेज एग्जिस्ट करती हैं बेटा, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि लिखा हुआ है कि कैन मटेरियल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यस, मटेरियल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका पानी है। जब पानी में अगर आप नहीं बता, पानी में जब आप डिफरेंट कंडीशंस रखोगे तो आइस भी हो सकती है, प्रेशर टेंपरेचर चेंज करोगे तो लिक्विड भी हो सकता है, फिर प्रेशर टेंपरेचर चेंज करोगे तो गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ही है एक ही कंपाउंड का नाम क्या है? H2O, ठीक है ना। लेकिन एक तरफ कभी आइस बन जाता है, कभी लिक्विड शो करने लगता है अपने आप को, कभी स्टीम बन जाता है। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन। अब अगर आपने काइनेटिक एनर्जी वाली चीजें अगर आपको याद हैं तो फिर आप इसको अच्छे से कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन 3 वेसल्स A, B and C are EA, EB and EC रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला जा रहा है, मान लो एक वेसल मेरे पास ये था, ठीक है, एक वेसल मेरे पास ये था और एक वेसल मेरे पास ये था, ठीक है। ये वेसल है बेटा A, ये वेसल है बेटा B और ये वेसल है C। हमसे कहा गया कि जो आप A वाला वेसल देख रहे हो, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो है KA। काइनेटिक मतलब K और A की है, तो काइनेटिक एनर्जी A कर दी, काइनेटिक एनर्जी B कर दी और काइनेटिक एनर्जी बेटा C कर दी। ये वाली बात हो गई। अब आपसे क्या कहता है, कहता है कि अरेंज द टेम्परेचर्स TA, TB एंड TC। अच्छा एक बात और बोली उसने कि इन तीनों में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी दे दी कि जो A वेसल है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा B से, और B की ज्यादा है किससे, C से, मतलब C की सबसे कम है। ये वाली बात भी उसने आपको सॉलिड लिक्विड गैस, उसने आपको ये वाली बात भी बोल दी। फिर आपसे कहते हैं कि TA, TB और TC जो है वाटर इन 3 वेसल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपसे कह रहा है कि अगर टेम्परेचर्स हो TA, TB और TC तीनों के, मान लो इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है और इसका टेम्परेचर TC है, तो बेटा अगर इसका टेम्परेचर TC है तो आपसे कह रहा है ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर्स को जरा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लगाओ, ठीक है। तो याद रखना बेटा, हमेशा एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर एज एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर आप दोगे तो क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ती रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा सॉलिड में टेम्परेचर कम है, तो अगर सॉलिड में टेम्परेचर बेटा कम है, T अगर कम है, डिक्रीज है, कम हो रहा है, तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड की क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पीछे बॉन्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर बॉन्ड ज्यादा है तो क्या उसके पार्टिकल ज्यादा मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है, सॉलिड में बना हुआ है वो, है ना, और सॉलिड में बना हुआ तो जब टेम्परेचर कम है बेटा, तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। लेकिन जब आप सॉलिड काइनेटिक को एनर्जी गर्म करोगे, जब आप सॉलिड को गर्म करोगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो जब लिक्विड में करोगे तो मतलब आपने क्या करा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया होगा, तभी तो सॉलिड लिक्विड में गया होगा, है ना। और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है फेस को चेंज करने के लिए, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई होगी बेटा, बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस हो गया बेटा। अब जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर पा रहे हैं, मतलब उनके पास एनर्जी आ गई, इसलिए वो फ्लो कर पा रहे हैं। सॉलिड नहीं फ्लो करते, क्यों? क्योंकि एनर्जी होती नहीं है, ठीक है ना, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन वहीं पे जब हम लिक्विड को और गर्म कर देंगे तो लिक्विड तो और भाई साहब गैस में कन्वर्ट हो गया, तो जब गैस में कन्वर्ट हो गया तो और ज्यादा आपने टेम्परेचर दिया होगा, मतलब टेम्परेचर और बढ़ा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गई बेटा, और बढ़ गई। अभी तो पढ़ के आए हो डिफ्यूजन, बताओ डिफ्यूजन पढ़ के आए हो ना बेटा अभी, तो जब डिफ्यूजन पढ़ के आए तो वही चीज हो गई। अच्छा आपको छोटा सा एग्जांपल अभी बताता हूँ, जस्ट पहले ये कंप्लीट करते हैं। डिफ्यूजन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन याद आया, बताता हूँ मैं आपको। देखो तो मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा कि जिसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा थी बेटा, सबसे
बताओ सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा सर है? EA ए की। तो बेटा टेम्परेचर भी किसका ज्यादा होगा? ए का। फिर काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है दूसरे नंबर पे? बी की। तो बेटा टेम्परेचर भी किसका होगा? बी का। और फिर टेम्परेचर होगा सी। मतलब ये आएगा आपका TA इज ग्रेटर देन TB, TB इज ग्रेटर देन TC। मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? देखो सबसे ज्यादा TA की ज्यादा होगी, उसके पहले TB की होगी, उसके पहले TC की होगी। बस एक अलग फॉर्म में लिख दिया गया और कुछ नहीं है। ओके से यस। यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, उसको देख लो जल्दी से। आवाज आ रही है बेटा? यस आवाज तो आ रही सर। है ना? सर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। हटा देना इसलिए। यस सर अब स्टार्ट हो गई। अरे वो हटा दी थी। देखो ध्यान से देखो, मेरे पास बेटा एक है कोल्ड वाटर। क्या है मेरे पास? एक कोल्ड वाटर। और एक है मेरे पास हॉट कोल्ड वाटर। वाटर। एक है मेरे पास बेटा गर्म पानी, हॉट वाटर। अब मुझे ये बता दो कि दोनों में मेरे को चेक करना है बेटा डिफ्यूजन को। किसको चेक करना है मेरे को? डिफ्यूजन प्रोसेस जो भी आप पढ़ के आए हो। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस आपने पढ़ा वो हॉट वाटर में ज्यादा होगा या फिर वो कोल्ड वाटर में ज्यादा होगा? क्वेश्चन ये है। और इसको बताएंगे कौन? इसको बताएंगे बेटा सिदकप्रीत। बेटा कैमरा ऑन करो बेटा जल्दी से। सिदकप्रीत फटाफट बताओ डिफ्यूजन बेटा किस में ज्यादा होगा? हॉट वाटर में या फिर कोल्ड वाटर? बेटा थोड़ा सा ना कनेक्शन डिसेबल हो रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन। सर यस स्क्रीन क्वेश्चन ये था। जी 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 बताइए बेटा सिदकप्रीत, शाबाश बोलो बेटा। हॉट वाटर में में अगर है तो बेटा कैसे है हॉट में ज्यादा? शाबाश बताओ। अगर हॉट में कह रहे हो ज्यादा होगा तो कैसे ज्यादा होगा? एक्सप्लेन करो। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना मेरा? अगर मान लो मेरे पास गर्म पानी और एक ठंडा पानी है, मैं अगर डिटॉल की ड्रॉप डालूं तो गर्म पानी में ज्यादा तेज फैल जाएगी या फिर ठंडे पानी में? ये क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ बेटा जल्दी से, शाबाश। सर किसको बताना है? चलो यस तुम ही बता दो बेटा। सर मैं बताऊं? बताओ। सर क्योंकि गर्म पानी के इंटरमोलिक्यूल कम है ठंडे पानी से। ठीक है तो याद रखिएगा बेटा हॉट में डिफ्यूजन की रेट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है मतलब अगर पूछा जाए तो सॉलिड में सबसे कम, सॉलिड के बाद लिक्विड में उससे ज्यादा, और उसके बाद गैसेस में बेटा सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? गैसेस में। उससे कम लिक्विड्स में और उससे कम सॉलिड्स में। ये चीज समझ में आ गई डिफ्यूजन। अब आप देखो जो बेटा कोल्ड वाटर है वो एक तरह से किसका एग्जांपल हो गया? भले वाटर है मान लो, लिक्विड भी है, तो एक तरह से सॉलिड की तरफ ही तो जा रहा है क्योंकि कोल्ड है ना? अगर ठंडा पानी आप ले रहे हो तो ठंडे पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंपैरेटिवली क्या होंगे? पास पास होंगे एज कंपेयर टू गर्म पानी के। समझ रहे हो? तो अगर गर्म पानी है बेटा, गर्म पानी का मतलब एक तरह से किस फेस की तरफ जा रहे हो? स्टीम की तरफ जा रहे हो। तो बस वही है। तो इसलिए हॉट वाटर में ज्यादा डिफ्यूजन होगा तेज, लेकिन कोल्ड वाटर में कम होगा। लिख लोगे? मेन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बेटा, IMF का ही बात चल रही है। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर सर फिर स्क्रीन शेयरिंग रुक गई। हो तो रही है। सर स्क्रीन में दिक्कत आ रही है। सर हाँ अब हो गई। अब हो रही है? यस सर अब हो गई। यस सर हो गई। हमने करी हुई थी बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 14। अभी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से एनालिसिस करना है इसका। देखो ध्यान से देखो, फिर जल्दी से खत्म करेंगे। लिखा हुआ है कि एनालाइज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है आपको टेम्परेचर और बेटा सब अनम्यूट करो, सारे बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को। सॉरी म्यूट करो, अनम्यूट नहीं। चलो हमने कर दिया, आवाज आ रही है आप लोगों की। चलो देखो हाँ एनालाइज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। बेटा ये देखो ये टेम्परेचर है और यहाँ पे टाइम है, तो जब दोनों में ऐसे टेम्परेचर और टाइम में हम ग्राफ बना दें तो उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बोलते हैं। मतलब इसी ग्राफ का नाम है टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि एक एंड पे टेम्परेचर और एक एंड पे क्या है बेटा? टाइम है, इसलिए। अब देखो क्या कह रहा है वाटर पे लो। आपसे कहते हैं कि विच रीजन कंटेन्स ऑल लिक्विड। इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है इसमें सिर्फ लिक्विड मिलेगा? बताइए कौन सा होगा? सर 0 डिग्री से ऊपर
और 100 डिग्री से नीचे रीजन सी। या तो 0 डिग्री के भाई 0 डिग्री पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे अगर आप देखो ध्यान से तो इस पे आपको सॉलिड भी मिलेगा और यहाँ पे 0 डिग्री इसका लिक्विड मिलेगा। तो 0 डिग्री का ये लिक्विड है, तो यहाँ पे ये कौन है, ये 100 डिग्री का लिक्विड है, और फिर यहाँ पर क्या है, ये 100 डिग्री का एक तरह से गैस है या स्टीम है, कुछ भी कह लो। तो अब ऑब्वियसली बात है ना, 0 डिग्री का लिक्विड और 100 डिग्री का लिक्विड, तो मतलब ये पूरा क्या है, लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, मतलब रीजन सी हमारा सही होगा। क्लियर है? लेटेंट हीट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर अगर नहीं आपने हुआ, हाँ अगर आपने नहीं क्लियर नहीं हुआ समझा, ये वाला एक बार। नहीं हुआ बेटा, क्या नाम है आपका? नहीं सर, सर मेरे को ये बता दो, पेपर में एक ग्राफ बना आएगा? हाँ बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये तो ग्राफ साथ में दिया गया। यश बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ बेटा, तो ये ग्राफ तो दिया जाएगा ना आपको बना के भाई। तो सर हमें बताना क्या है? हम देखो, ये क्वेश्चन है इतना, ये पूरा इतना क्वेश्चन था, ठीक है। उसने बोला एनालाइज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द वाटर बिलो। ये आपको क्वेश्चन दे देगा, ग्राफ बना के दे देगा क्वेश्चन में, और आपसे कहेगा कि इसको एनालाइज करो। और क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि विच रीजन कंटेन्स ऑल लिक्विड, किस रीजन में सिर्फ लिक्विड है, तो बता नहीं लोगे रीजन सी? यस सर। हो जाएगा, ग्राफ देगा ऑफ कोर्स ना, ग्राफ तो देगा ही। यस सर। अब मान लो पूछे कि कौन से रीजन में सिर्फ स्टीम है, सिर्फ स्टीम बताओ, सिर्फ सर गैस ई। किसमें है? ई। हाँ, ई में क्या है, गैस है। अगर मान लो आपसे पूछे कि वो रीजन बताओ जिसमें सॉलिड भी है और जिसमें लिक्विड भी है, वो बताओ, सॉलिड प्लस लिक्विड बी। दोनों। बी। बी। बी, रीजन बी। बी फॉर बॉम्बे। सर रीजन बी। हाँ मतलब बी फॉर बॉम्बे ना। यस सर। हाँ ये देखो, ये बेटा ये 0 डिग्री का क्या था, सॉलिड, और ये बेटा क्या है 0 डिग्री का लिक्विड। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, बी में लिक्विड भी मिल रहा है और सॉलिड भी मिल रहा है, तो इसलिए 0 डिग्री हो जाएगा। मान लो आपसे पूछा जाए कि गैस और लिक्विड दोनों हो, तो वो कौन सा होगा रीजन, रीजन नंबर डी हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है, लिक्विड, और ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, स्टीम, तो दोनों मिल गई। ओके, बढ़े आगे। लेटेंट हीट बहुत ध्यान से पढ़ा है मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा यूट्यूब पे बेटा एक लेक्चर पढ़ा होगा, देख लेना मेरा 9th क्लास के लेक्चर्स जो हैं, इवन ये लेक्चर भी अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा रात तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब आपके ऑलमोस्ट खत्म ही है क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं बचे। एक बार देख लेते हैं कितनी स्लाइड्स हैं, एक ये 4 4 8 बेटा, 8 स्लाइड्स आपकी और बची हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में ये खत्म भी हो जाएगा और आपका मोशन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट भी कर देंगे। ओके ओके सर। आज बच्चे पता नहीं कम क्यों थे, वो नहीं समझ में आया मेरे को। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास का बेटा टाइम हो रहा है। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग। पीडीएफ सबके पास है ना बेटा? यस सर। आप आराम से पढ़ते रहिए। ओके शाबाश। नेक्स्ट क्लास में मोशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये कंप्लीट करने के बाद मोशन से स्टार्ट करेंगे। गुड लक। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। मजा आया आज क्लास में। थैंक यू, मुझे भी। लीव कर दूं? हाँ जी लीव कर दो।